चलिए देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक चैप्टर है, उसमें ठोसों में ऊर्जा बैंड पहला टॉपिक पढ़ना है। लेकिन ये इस चैप्टर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हम लोगों में, देखेंगे आपकी लाइफ में भी, क्योंकि आजकल देखेंगे ना सौर ऊर्जा जो है ना खूब ज़्यादा धड़ल्ले से यूज हो रहा है। सोलर पैनल जो सोलर प्लेट है वो चीज़ें, तो ठोसों में ऊर्जा बैंड, फिर इसके आधार पर चालक, अर्धचालक, कुचालक की बातें की जाएगी। फिर अर्धचालक के अनुसार हम लोग देखेंगे पी संधि पी टाइप के अर्धचालक, एन टाइप के अर्धचालक, फिर पी एन संधि डायोड बनाया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें कि पी एन संधि डायोड के अनुसार अब हम लोग देखेंगे सोलर पैनल किस तरह से बनता है और उसका क्या वहाँ पे मैकेनिज्म है, किस तरह से कार्य करता है। कि सूर्य की लाइट पड़ते ही वहाँ पे देखेंगे विद्युत जनरेट होता है। तो सब चीजें पढ़ेंगे और शुरुआत होता है कहाँ से, ठोसों में ऊर्जा बैंड से। ठीक है, तो चलते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। देखिएगा कोई भी पदार्थ है तो कोई भी पदार्थ जो रहता है वो परमाणु से मिलकर बना है, और यदि प्रत्येक एक परमाणु की बातें करते हैं तो उसी एक परमाणु की सिर्फ अलग से बात कीजिए तो वो है विलगित परमाणु। क्या है? विलगित परमाणु। जैसे कोई भी परमाणु है उसमें देखेंगे उसके नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक, और प्रत्येक कक्षा की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षा की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है, और जो निश्चित ऊर्जा होती है, अब इन्हीं कक्षाओं को जो है ना देखा जाए कि ऊर्जा को अगर इनके ऊर्जा को एक लाइन डायग्राम के द्वारा दिखाया जाए तो वही होता है परमाणु का, किसी विलगित परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख डायग्राम, ऊर्जा स्तर डायग्राम। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये हमने देखिएगा एक लिथियम का परमाणु ले लिया एग्जाम्पल्स के रूप में, और यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो लिथियम है, तो लिथियम में जैसे देखिएगा आपने जब लिखा यहाँ पे लिथियम, तो यहाँ पे 2 और 1, और इसे यदि 1s2 से तोड़िए तो 1s2 2s1 है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो 2p, अब इस पर एक भी है, ये नहीं है ना, यहाँ से। तो पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा देखेंगे यहाँ लिखते हैं। उसी के देखेंगे लिथियम के एक परमाणु के लिए यहाँ पे ऊर्जा स्तर आरेख खींचा गया है। मतलब के जो कोष है या कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी उपकोष यस में है। तो पहले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊर्जा स्तर आरेख को यहाँ पर दिखाया गया। सेकेंड 2s में जो है ना दूसरा, जो दूसरी कक्षा का यस उपकोष है उसमें देखेंगे एक केवल लिथियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिथियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है। पी वाले में इसके ना, इससे पी वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तीसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं जब तक दूसरी में भरेगा नहीं। तो तीसरी देखिएगा यहाँ पर तीसरी जो कक्षा रहेगी उसमें हम लोग देख रहे हैं, जैसे अगर ये लिथियम के परमाणु के लिए दर्शाया जाए तो इस तरह से दिखेगा ये। तो यहाँ पर देखिए के एल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। एम वाले कक्षा के लिए जो तीसरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है। तो ये केवल क्या है, एक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। अब क्या किया जाए, यदि ऐसे ही कई लिथियम के परमाणु मिल करके एक सॉलिड बनाए, ठोस, तो ठोस बनाते समय देखिएगा होता क्या है कि इनके बीच का ना ऊर्जा स्तर देखिए, जैसे मान लीजिएगा ना के और एल के लिए, यदि एल और एम के लिए भी मान लेते हैं या दोनों के लिए ही, तो कहीं ना कहीं एल और एम के लिए देख लेते हैं। जैसे यदि इनकी एनर्जी जो गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है केवल विलगित परमाणु के लिए, तो जब परमाणुओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे, परमाणुओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उनके नाभिक के बीच जो नाभिकीय बल लगता है, वे नाभिकीय बल उनके इस ऊर्जा स्तर को ना प्रभावित करेंगे, अर्थात बदल देंगे। और बदल देंगे ना तो इनके देखिएगा, इनके बीच जो एनर्जी गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यहाँ से एल और एम के बीच में, तो अगर 2 परमाणु लाएंगे तो यहाँ पे ये घटेगा, तीसरा परमाणु लाएंगे और घटेगा, चौथा परमाणु लाएंगे और घटेगा। ठीक है, इस तरह से देखा जाता है कि विभिन्न परमाणु जब यहाँ पर एक सॉलिड बनाते हैं तो वे एक दूसरे के ऊर्जा स्तर आरेख को प्रभावित कर जाते हैं। और यदि परमाणुओं के समूह, किसी ठोस में परमाणुओं के समूह के ऊर्जा स्तर आरेख को एक साथ दिखाया जाए, एक साथ दिखाया जाए, तो जो समूह बनता है उनके ऊर्जा स्तरों का, उनके जो ऊर्जा स्तरों का, जैसे यहाँ पर अभी एक के लिए है, अभी दूसरे के लिए अगर इसमें 2 होता तो यहीं पर यस के लिए 1s के लिए दूसरी लाइन, फिर 3 परमाणु होता 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे परमाणुओं की संख्या बढ़ती गई। इसमें अलग अलग सब परमाणुओं की संख्या है ये,
इसमें परमाणु को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही यस वाले का भी होता, ई वाले के लिए भी बढ़ता, एस वाले के लिए भी बढ़ता। ठीक है, तो परमाणु देखेंगे किसी ठोस में परमाणुओं के जब एक समूह जब रहेगा तो उनके ऊर्जा स्तरों के समूह को अगर एक साथ दिखाया जाए तो ये जो ज्यामितीय रचना प्राप्त होती है हम लोग को, उसी को हम लोग कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक इस तरह से परमाणु बना दिया गया है। मान लीजिए ये लिथियम का ही है, यहाँ पे मानेंगे नहीं, लिथियम का ही है। तो लिथियम के यहाँ पे 100 परमाणु हैं। कितने? 100 परमाणु के लिए यहाँ पे एक समूह के रूप में इनको ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। तो बताइए के वाले में दो इलेक्ट्रॉन है, तो के कोष जो है फुल फिल रहेगा। तो बताइए एक जो है ना, बताइए यहाँ पर एक परमाणु रहेगा तो वह एक यहाँ पे 1 s रहेगा, 2 रहेंगे तो 2 1 s। ऐसे ही अगर 100 परमाणु है तो कितने हो जाएंगे? 200, है ना। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे ऊर्जा स्तर आ रहे 100 रहेंगे ना, 100। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 200, क्योंकि एक में 2 है। ठीक है, सेकेंड एल में देखेंगे तो एल में केवल कितना है? एक। कितने हैं? एक है। और बताइए 2s के लिए बताइए कितना रहेगा? तो यहाँ पर भी ऊर्जा स्तर आरेख कितने रहेंगे? 100, क्योंकि 100 परमाणु लिए हैं। एक परमाणु के लिए कितना s खींचोगे? 2s, एक, है ना, 2s अच्छा है। तो ऐसे ही 100 रहेंगे तो 100। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? तो एक। बताइए इसमें 2s में 2 रह सकते थे, लेकिन अगर एक है तो केवल यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 रह सकते थे। आधा जो है ना यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अभी यहाँ पे खाली है, तो इसका मतलब ये आधा भरा है, ये आधा भरा है। तो यही चीज यहाँ पे आधा भरा हुआ है, अर्थात इसमें 200 तो रह सकते थे, लेकिन 100 ही इलेक्ट्रॉन अभी है। ठीक है, तो ये था क्या? ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठीक, चलिए अब देखते हैं सिलिकॉन जो है उसमें ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है। सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है, ये देखा जाए। देखिए सिलिकॉन जो है ना, ये साई, तो सिलिकॉन 14 है, सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक। इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, ये रहेगा। देखिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 2 14। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो ये के कोष है ये भरा हुआ है। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 है। देखिए दूसरा है जो ये एल कोष है, इसमें 6 2 8, इसमें भी तो फिलअप है। ठीक है, क्योंकि एल में जो है कितने होने चाहिए? 8। अब यहाँ पे देखिएगा ये तीसरा जो कोष है उसमें 2 2 4 रहेंगे। ठीक है, तो इसके भरा हुआ नहीं है। ठीक, अब इसके लिए यदि देखा जाए कि केवल एक सिलिकॉन परमाणु की बात कीजिए, केवल एक सिलिकॉन परमाणु की, तो इनके जब ऊर्जा स्तर आरेख को खींचेंगे तो देखिए इधर है यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 ना, 3s2, 3p2, इस तरह से। तो ये इनके ऊर्जा स्तर आरेखों को एक परमाणु के लिए दिखाएंगे। सेकेंड क्या, इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि अगर परमाणुओं के समूह के ऊर्जा स्तर आरेख को एक साथ दिखाते थे तो उन्हीं को हम लोग बोलते थे ऊर्जा बैंड। अब सिलिकॉन के परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख जो रहेगा, सिलिकॉन के जो ऊर्जा स्तर आरेख के परमाणुओं के समूह के एक साथ यदि दिखा दिया जाए तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इनका भी ऊर्जा बैंड का निर्माण हो जाता है। किसका? सिलिकॉन। ठीक है, अच्छा होता क्या है देखिएगा, यदि परमाणु बहुत दूर दूर है, ऐसे मान लीजिए ये सिलिकॉन के परमाणु है बहुत दूर दूर है, तो हुआ क्या कि ये एक दूसरे के ना ऊर्जा स्तर आरेख को कम प्रभावित करेंगे। ठीक है, यदि इनकी दूरी न घटा दी जाए, इनकी की यदि दूरी घटा दीजिए, इनको न घटा के न देखिए यहाँ पे ला दिया गया, तो इस सिलिकॉन के ये जो पॉइंट्स बिंदी बिंदी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिलिकॉन के एक परमाणु को देख रहे हैं ऐसा कि जैसे दूर दूर थे तो ये इनके नाभिक एक दूसरे को कम प्रभावित कर रहे थे, अर्थात ऊर्जा स्तर आरेख कम प्रभावित हो रहा था अलग परमाणुओं से। लेकिन जब इनकी दूरी घटा दी गई तो यहाँ पर नाभिकीय बल के द्वारा इनके ऊर्जा स्तर आरेख प्रभावित हो जाएंगे, अर्थात ऊर्जा स्तर आरेख जो रहेंगे एक दूसरे के निकट आ जाएंगे।
उनका जो ऊर्जा स्तर आरेख है एक दूसरे के निकट आ जाएगा। और अगर इसी तरह देखा जाए तो इनकी दूरी और घटा दीजिए, यदि इनकी दूरी और कम कर दीजिए तो ऊर्जा स्तर आरेख बहुत निकट आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आप देखिएगा R0, R1, R2, R3 है, यही चीजें है। R3 क्या है कि परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग इसको कम कर रहे हैं परमाणुओं के बीच समूह को। तो जैसे जैसे हम लोग इनको कम करेंगे ना तो देखिएगा यहाँ पे जो ये एनर्जी लाइन ऐसे डायग्राम ऐसे बनाया गया है तो ऊर्जा स्तर आरेख तुरंत ना इनके बीच का यहाँ पे कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम। ठीक है, अब सुनिएगा हुआ क्या है यहाँ पर कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा यहाँ पर पढ़े कि 3s2 और 3p2, तो 3s2 देखेंगे ये भरा हुआ है, यस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो, तो दो है तो ये भरा हुआ है। और सेकंड पी में जो है देखिए दो ही है, पी में कितने हैं? दो। अब क्या हुआ कि जो देखेंगे ना इलेक्ट्रॉन साझेदारी करवाएगा, इलेक्ट्रॉन साझेदारी करवाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो बंध बनवाएगा, अब उस ऊर्जा स्तर को हम लोग जब उनके समूह को बोलते हैं तो उसी को बोलते हो संयोजी बैंड। क्या बोला जाता है? संयोजी बैंड। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी मुक्त है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अर्थात उनको थोड़ा सा भी अगर एनर्जी दिया जाए तो वो उसमें से निकल सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा स्तर के जो समूह रहेगा उसको हम लोग नाम देंगे चालन बैंड। क्या नाम देंगे? चालन बैंड। अर्थात पहली बात यहाँ पे देखिए चालन बैंड और संयोजी बैंड किसे कहोगे आप लोग, पेपर में लिखना कैसे रहेगा कि चालन बैंड क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोलोगे? चालन बैंड। ठीक है, और संयोजी बैंड किसे नाम दोगे? ऐसे ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें नाम दिया जाएगा संयोजी बैंड। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन क्या इन दोनों के बीच में भी रह सकता है? क्या कोई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में भी रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में नहीं रह सकता तो वहां पर बनता है एक निषिद्ध ऊर्जा बैंड, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, जिसे हम लोग वर्जित अंतराल कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहते होते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऐसी ऊर्जा स्तर भी है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो वहां पर उनको हम लोग बोलेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहेंगे। ठीक है, अब परमाणुओं की यही बात था यहाँ पर क्या कि जब परमाणुओं के बीच की ना दूरी देखिएगा कम करोगे, दूरी इधर कम होगी, क्योंकि अगर ये ग्राफ एक तरह से खींचा जाए ऐसे एक्स वाई एक्स, तो दूरी कम कीजिए। यदि दूरी आप कम करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनके जो ना ऊर्जा स्तर आरेख है एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, मैंने बताया। तो जब ऊर्जा स्तर प्रभावित करेंगे तो चालन बैंड और संयोजी बैंड जो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई है ना ये धीरे धीरे घटती जाएगी। इनकी वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और फिर हम लोग देखते क्या है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन वो चालन बैंड में भी जा सकता है, एनर्जी पा करके, एनर्जी पा करके भी वो उसमें जा सकता है। ठीक है, अब सुनिएगा, यही अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये चालन बैंड है और ये यहाँ पर एक देख रहे हैं ये संयोजी बैंड और ये चालन बैंड, वहां पे सेकेंड एक दूसरा अगर लाइन यहाँ पे बनाइए तो यहाँ पे एक बहुत नजदीक यहाँ पे ये एनर्जी गैप है, वही वर्जित अंतराल। तो बताइए अगर यहाँ पे वर्जित अंतराल की चौड़ाई ज्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा दिए, मान लीजिए 1 जूल की ऊर्जा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दिए, और ये ऊर्जा अंतराल है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन क्या इसमें जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? सेकेंड, जबकि यहाँ पर देखिएगा हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इनके यहाँ पे वर्जित अंतराल की जो चौड़ाई है, और इनको जब हम लोगों ने ऊर्जा दिया 1 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो क्या ये इसमें जा पाएगा कि नहीं? चला जाएगा उतने से ही। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो यहाँ पे देखेंगे, ऊर्जा बैंड की चौड़ाई अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर वो चालन बैंड में नहीं जा पाएगा, और जबकि इसमें चालन बैंड में चला जाता है। अर्थात इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि चालक, कुचालक और अर्धचालक, चालक,
कुचालक और अर्धचालक। अब सुनिएगा चालक की परिभाषा कैसे देंगे चालक के लिए कि ऐसे ठोस जिसमें चालन बैंड पाया जाता है और वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत कम होती है, क्योंकि देखिए चौड़ाई बहुत कम रहेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन गति करेगा किसी ठोस में, तो वहां पे अगर धातु की बात करो तो इलेक्ट्रॉन मूव किया और किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में तो वैद्युत धारा बहती है। और आपने देखिएगा वैद्युत धारा के अनुसार भी बताया था कि चालक भी होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, है कि नहीं। अब यहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्या होगा देखेंगे संयोजी से कहाँ पे चला जाए, चालन में, है कि नहीं। तो चालन बैंड जब पाया जाएगा तब तो अब ठोसों में देखिएगा यहाँ पे चालक की परिभाषा कैसे बताओगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग यही पे बात करेंगे कि ऐसे ठोस जिसमें चालन बैंड पाया जाता है तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत कम होती है, तो ऐसे ठोस को हम लोग नाम देंगे चालक। क्या नाम देंगे, चालक। सेकेंड, ऐसे ठोस अचालक के जिसमें चालन बैंड न पाया जाए, चालन बैंड क्या हो जाए, न पाया जाए, और वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा तो वो कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, तो उससे क्या कहेंगे, कुचालक। क्या बोला जाएगा, कुचालक। ठीक है। अब अर्धचालक क्या है, तो ऐसे ठोस जिनके चालकता चालक से कम और कुचालक से ज्यादा, उन्हीं के बीच में, तो उन्हीं को हम लोग नाम देंगे क्या, अर्धचालक। ठीक है, ओके।